हे एवरीवन, वेलकम टू कंप्लीट वेब डेवलपमेंट बूटकैम्प 2022। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले तो वीएस कोड को इंस्टॉल करेंगे, उसको सेटअप करेंगे वेब डेवलपमेंट के पर्पज़ से। उसके बाद सीएसएस के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, कैसे हम सब सीएसएस को अपने फाइल्स में इंक्लूड कर सकेंगे, क्या क्लास होता है, क्या आईडी होता है, क्या सिलेक्टर्स होता है, इन सब के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले तो हम सब अपना एज खोल लेते हैं और इसमें सर्च करते हैं। ओके, क्लोज इट। नाउ टाइप वीएस कोड। ऑफिशियल साइट आपका आ चुका है। यहाँ पे आप जाकर, ये पहला आपका डाउनलोड लिंक यहाँ पे भी दिया है, यहाँ पे ऊपर में भी दिया हुआ है। तो डाउनलोड में कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि डाउनलोडिंग स्टार्ट। ओके देन यहाँ पे आपका पॉपअप मेन्यू में नहीं आया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा डाउनलोडिंग ऑलरेडी स्टार्टेड है। तो मैं इसको अभी पॉज करूँगा और सी मोड में मैं जाकर, मेरा ऑलरेडी ये इंस्टॉल्ड है तो मैं दोबारा इंस्टॉल नहीं करूँगा। तो इसे मैं ओपन फाइल कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मेरा वी एस कोड का सेटअप ऑन हो चुका है। तो यहाँ पे से मैं कर लेता हूँ आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, नेक्स्ट। देन आपका पाथ यहाँ पे दिया हुआ है कि कहाँ पे उसको इंस्टॉल होगा, नेक्स्ट। फिर यही आपका डेस्कटॉप एक स्टार्ट मेन्यू फोल्डर बन जाएगा, नेक्स्ट। यहाँ पे आप क्रिएट अ डेस्कटॉप आइकन पे टैप कर सकते हैं। बाकी ये चारों आपका टिक आउट रहने चाहिए, ठीक है। इसका यूज़ क्या है मैं आगे में आपको बताऊँगा। इजी है। पहला तो आपका राइट क्लिक करके जो ओपन विथ कोड आता है उन सब का ऑप्शन आ सकता है। लास्ट ऑप्शन में पाथ में ऐड होगा। कोई भी आप टर्मिनल से अगर कोड डॉट लिखेंगे तो वी एस कोड ऑन हो जाएगा। ये सब छोटे छोटे शॉर्टकट कीज़ है, ठीक है। इनका आगे मैं यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट, इंस्टॉल। तो ये इंस्टॉल हो रहा है। तो ये बहुत जल्दी इंस्टॉल हो जाएगा आपका। वी एस कोड के इंस्टॉल होने के बाद में हम सब कुछ एक्सटेंसन इंस्टॉल करने वाले हैं, जैसे कि लाइव सर्वर, ये सब। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इंस्टॉल हो चुका है। तो लॉन्च भी कर देते हैं, फिनिश। वी एस कोड आपका खुल चुका है। यहाँ पर आप साइड में देख सकते हैं कि एक्सटेंसन का एक बार दिख रहा है, तो इसमें आप जाइए। और कुछ एक्सटेंसन मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, आई डोंट नो हाउ। लगता है कि मैंने अनइंस्टॉल किया था लेकिन उसका डेटा मेरा रह ही गया था। तो आप देख सकते हैं ये सब चार टैग्स मेरे जो इंस्टॉल हैं। एक तो आपका लाइव सर्वर, आप लाइव सर्वर लिखते हैं, यहाँ पे इंस्टॉल बटन आएगा, उसको इंस्टॉल आप कर लीजिएगा। HTML बॉयलर प्लेट, उसे भी इंस्टॉल आप कर लीजिएगा। ऑटो रीनेम टैग और ऑटो क्लोज टैग, इन सबको वैसे इंस्टॉल करने के लिए मैंने पहले भी बता दिया है। अगर आपको और भी कुछ इंस्टॉल करना है तो वो मैं आगे धीरे धीरे जाकर इंस्टॉल कराऊंगा, जैसे कि ES7, ये सब जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसी से मैं आपको इंस्टॉल कराऊंगा, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो फ़िलहाल के लिए तो मैं इतना रखता हूँ। एक और एक्सटेंशन मैं इंस्टॉल करना चाहता हूँ जिसका नाम है प्रीटी। आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रीटियर नाम से एक आ जाता है, तो इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। ये सिर्फ फॉर्मेटर है, आपका डॉक्यूमेंट को थोड़ा सुंदर दिखाने के लिए हो जाता है। तो ये इंस्टॉल हो रहा है। तब तक मैं आपको यहाँ पे साइड में आप देख सकते हैं, नीचे लेफ़्ट साइड कॉर्नर में आप सेटिंग्स देख सकते हैं, मैनेज में। तो इसमें जाकर आप सेटिंग्स में जाइएगा। ओके, यहाँ पे आप सेटिंग में आपका मिल रहा है ऑटो सेव। अगर आपका नहीं आया है तो यहाँ पे लिखिएगा ऑटो सेव। ओके, ये ऑटो सेव को आप कर दीजिएगा ऑन फोकस चेंज। ओके, ये इससे क्या ना होगा कि आप बहुत सारे फाइल्स में अगर काम कर रहे हैं तो एक फ़ाइल से दूसरे फाइल में आप जैसे ही स्विच करेंगे तो वो ऑटो सेव हो जाएगा। ओके, एक तो ये हो गया, एक हो गया वर्ड रैप। ओके, वर्ड रैप को जो ऑफ है उसे आप ऑन कर लेंगे, ठीक है। वर्ड रैप बेसिकली क्या है कि अगर आपके पास 200-300 वर्ड्स का कोई लाइन है तो वो सीधा ना लिखा है, वो रैप हो जाए, मतलब कि ऐसे रैप हो कि मेरे एक ही स्क्रीन में वो सारा वर्ड आपको दिख जाए, ठीक है। ये वर्ड रैप का काम हो चुका है। बाकी मैं यहाँ से निकलता हूँ, और अगर कुछ शॉर्टकट कीज़ के बारे में बताऊँ तो ये सेटिंग में वापस जाकर, मतलब मैनेज में वापस जाकर कीबोर्ड शॉर्टकट्स है उसमें आप जाइएगा। तो मैं एक कीबोर्ड शॉर्टकट आपको बताऊंगा, तो बहुत अच्छा है वो। कॉपी लाइन, कॉपी लाइन डाउन जो है ना,
इसका जो शॉर्टकट की है उसको आप चेंज कर लीजिएगा। मैं कर लेता हूँ CTRL D। ठीक है, CTRL+D को टैप करते ही यहाँ पे आ जाता है, इंटर करते ही वो सेव हो जाएगा। अब बेसिकली इसका काम क्या है, वही कि आप जिस लाइन पे भी आपका कर्सर होगा उस लाइन पर आप जाकर अगर CTRL D करेंगे तो उसके जस्ट नीचे में वो लाइन कॉपी पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका शॉर्टकट की हो जाता है। आपका प्रीटियर भी इंस्टॉल हो चुका है तो ऑल सेट। अब आप डेवलपमेंट करने के लिए रेडी हैं। ओके, अगर आप और एक दो एक्सटेंशन देखें ऐसे तो HTML में ऑलरेडी दिया रहता है HTML स्निपेट्स, HTML स्निपेट्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा आया हुआ स्निपेट्स, बट ये क्रॉस करके ये बता रहा है कि ऑलरेडी VS कोड में ये से सारे फैसिलिटीज़ दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक स्निपेट्स आ रहा है, वो चेक करके देख लेंगे। अगर किसी चीज़ की मुझे कमी दिखेगी तो मैं उससे रिलेटेड एक एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लूँगा। तो फ़िलहाल के लिए मैं यहीं पे आता हूँ। अब बात आती है CSS के बारे में। सबसे पहले तो मैं इसको बंद करके इसे बंद कर लेता हूँ। क्लोज ब्राउज़र, अपने फाइल में जाकर PC स्टडी वेब डेवलपमेंट, इसमें राइट क्लिक करके ओपन विथ कोड का ऑप्शन आता है, इसके अंदर जाएंगे और इसके अंदर आकर यस आई ट्रस्ट डॉट, फिर यहाँ पे मेरा index.html ऑलरेडी जो बना हुआ है, मतलब जो प्रैक्टिस करा रहे थे वो यहाँ पे दिया हुआ है, तो मैं इस पर अभी नहीं करूँगा, मैं एक और बनाऊँगा। यहाँ पे बनाता हूँ टेस्ट टेस्ट.html। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे मैं बॉयलर कोड को लाने के लिए Shift+! देता हूँ, ऑटोमेटिकली बॉयलर कोड आ चुका है। अगर आपका बाई चांस ये नहीं आएगा तो आप HTML5 भी लिखिएगा और इंटर करिएगा तो एक बॉयलर कोड आ जाएगा। इसमें भले कुछ कमेंट्स दिए हुए हैं तो उससे कोई मतलब नहीं है आपका। ठीक है, जो मैंने एक HTML बॉयलर कोड नेम से आपका एक एक्सटेंशन इंस्टॉल कराया था, बेसिकली उसका यही काम है। ठीक है, HTML5 लिखते ही एक बॉयलर कोड आपको दे देगा। तो मैं फ़िलहाल के लिए यही जाऊँगा एक्सक्लेमेशन इंटर, आपका यहाँ पे आ चुका है। टाइटल में मैं लिख देता हूँ प्रैक्टिसिंग CSS, हम सब दे सकते हैं। अब मैं यहाँ पे एक H1 दे देता हूँ। सबसे पहले तो H1 में मैं दे देता हूँ शिवम। ठीक है, और दूसरा एक और H1 दे देता हूँ आइवम। अब पॉइंट आता है कि एक आईडी और एक क्लास में अंतर क्या होता है और उन दोनों को यूज़ क्यों करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, आप यहाँ पे दो दो H1 देख रहे हैं। अगर कोई पूछेगा कि कौन सा H1 कौन है तो आप ऐसे बोलिएगा कि आइवम जो कंटेन कर रहा है जो H1, उस H1 के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो ऐसे तो नहीं बोल सकते हैं। किसी लड़के का अगर आप उसको बुलाना चाह रहे हैं तो उसके नाम से बुलाएंगे। तो एक पार्टिकुलरली एलिमेंट को अगर नाम आप देना चाहते हैं तो क्लास या आईडी का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एक अगर क्लास देना है तो H1 में ही एक ब्रैकेट्स के अंदर में ही लिखेंगे क्लास। मेरा क्लास का ऑप्शन दे दिया। क्लास यहाँ पे लिख सकते हैं कि नहीं, ये जो है तो यहाँ पे एफ नेम नाम से क्लास दे देते हैं कि आप क्लास का जो नाम है वो कुछ भी आप रख सकते हैं, कोई उससे दिक्कत नहीं है। अगर आईडी आप देना चाहते हैं तो आईडी हो जाता है। आईडी में आपका नेम मैं दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एफ नेम यहाँ पे दे देता हूँ, यहाँ पे नेम दे देता हूँ। अब क्लास और नेम दोनों ही नाम के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, क्लास और आईडी, क्लास नेम में मैं बोल रहा था, क्लास और आईडी क्यों, तो वो एक पार्टिकुलर एलिमेंट को कहीं पे भी अगर सिलेक्ट करना है या उसको कॉल करना है तो इन सब का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब इन दोनों में अंतर क्या है, तो बस एक छोटा सा अंतर है कि अगर एक क्लास जो देते हैं तो वो सेम ये क्लास मैं यहाँ पर से कॉपी करके इस H1 में भी दे सकता हूँ। इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, रिडंडेंसी हो सकती है क्लास की। बट आईडी के केस में वैसा नहीं है। अगर मेरा आईडी यहाँ पे आ चुका है तो मैं सेकंड वाले में सेम आईडी नहीं दे सकता हूँ। ठीक है, फ़िलहाल आपका एरर यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, पर सेम आईडी नहीं दिया जाता है, आईडी यूनिक होता है। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि एफ नेम की जगह पे एल नेम दे देता हूँ। ये आपका
क्लास हो गया, एक आईडी हो गया, इन दोनों में अंदर आपको सिंपली आपको पता चल रहा होगा। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि क्लास या नोट्स के बारे में नहीं, मैं एक छोटा सा ब्लॉग पेज बना रहा हूँ, उसमें सारे आपको नोट्स मैं दे दूँगा लेक्चर वाइज। आप उस ब्लॉग पे जाकर आप देख सकते हैं। कुछ दिनों से मैं बिज़ी चल रहा हूँ, इसलिए मैं वो ब्लॉग पेज इजीली नहीं बना पा रहा था, पर कल या परसों तक मैं वो ब्लॉग पेज आपको दे दूँगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। तो अब बात आती है कि सीएसएस हम सब यूज़ क्यों करते हैं। एक डॉक्यूमेंट मैंने जैसे कि रिज्यूम ही बनाया था आपका, ठीक है। रिज्यूम में अगर मैं इसे राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर करता हूँ, यहाँ पे इसमें मैं जाकर ओके अलाउ, आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही सिंपल आपको दिख रहा है। ऐसा कोई वेबसाइट तो नहीं है। अगर आप बहुत सारा ऑसम वेबसाइट्स पे अगर जाएंगे, जैसे यूट्यूब पे ही आप जाएंगे, तो आप देख रहे हो कितना सारा डिज़ाइनिंग किया रहता है। ये वाला इधर साइड में रहना चाहिए, ये बटन्स हैं, बटन्स पे जाकर आपका हॉवर होता है, ये सब आपका बेसिकली यूज़ होगा। तो सी एस एस का फुल फॉर्म क्या हुआ? सी एस एस स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, ठीक है। और सी एस एस का यूज़ क्या है? तो हम सब के वेब पेज को डिज़ाइनिंग करने के पर्पज़ से, ठीक है। बस यही दो मेन सी एस एस के बारे में यही सब माइंड में रखिएगा कि सी एस एस डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ होता है। अब सी एस एस लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी है? डिज़ाइन के लिए तो होता है, लेकिन पहले भी तो डिज़ाइन होता था सी एस एस से पहले भी। फ़ॉन्ट जैसे एट्रीब्यूट्स के मदद से सी एस एस होता था। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे लिखूँ फ़ॉन्ट, मुझे तो इसका एट्रीब्यूट भी नहीं याद है। आपको मैं अच्छे से बताता हूँ। अगर आप डेवलपर हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको सब कुछ याद रहे। ऑलवेज़ गूगल, मतलब आपका गूगल बेस्ट फ्रेंड रहना चाहिए। तो मैं लिख सकता हूँ फॉन्ट एट्रीब्यूट HTML। तो सबसे बेस्ट आपको तो यही मिलेगा W3 का, W3। तो इस पर आप जाइएगा तो मुझे यहाँ पे इसका टैग के बारे में तो देखिए, यहाँ पे फ़ॉन्ट तो बता ही नहीं रहा है, यानी फ़ॉन्ट इधर से भी हटा दिया कि फ़ॉन्ट का यूज़ कैसे किया जाता है। अगर मैं किसी और पे जाऊँ, फॉन्ट एट्रीब्यूट मुझे मिल जाए, ओके देन यहाँ पे मुझे मिल चुका है कि फ़ॉन्ट के लिए एक, तो मैं इससे, यानी कि फ़ॉन्ट एक एट्रीब्यूट नहीं होता, टैग ही होता है। मैं भूल गया था, यूज़ नहीं करने पे यही होता है। तो मैं अगर वापस आऊँ या उसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, उतना मैं लिखूँगा क्यों, ये यहाँ था, वेट अ मिनट, ओके देन ये मांग रहा है लॉगिन। मैं भी सोच रहा था कौन से पेज पे मैं चला गया। तो यहाँ से फ़ॉन्ट को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे लाकर एच के जगह पर यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, और एच आर के जस्ट नीचे में इसे मैं पेस्ट करके, देखिए आप देख सकते हैं फ़ॉन्ट को रेड किया हो गया है। यानी कि विजुअल स्टूडियो कोड आपको पहले ही बता रहा है, और सेंटर को भी रेड कर दिया गया था कि फ़ॉन्ट और सेंटर का भी यूज़ नहीं होता है। अब ये सब चले गए हैं, ये सब बीते वक्त के साथ गायब हो चुके हैं। आपको कहीं भी ये नहीं दिखेगा, और इसका यूज़ करना भी सही नहीं होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा शिवम, यहाँ पे सेव करके वापस आऊँगा अपने रिज्यूम पे, तो यहाँ पर मुझे शिवम आप देख सकते हैं बहुत छोटा लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं ब्लू कलर में आपका रिज्यूम आ चुका है। थोड़ा सा इसका स्टाइलिंग अलग है, इसका फिर साइज़ ये सब भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे साइज़ 2 दिया हुआ है, तो उसको मैं अगर 7 कर दूँ, तो ये सेव करके यहाँ पे आऊँ तो 7 ये बड़ा हो चुका है। लेकिन हम सब इसका अब यूज़ कभी नहीं करने वाले, ये सेंटर का भी यूज़ नहीं करने वाले। इन सेंटर को भी हटा देता हूँ मैं, ठीक है। और अब देख सकते हैं अगर मैं इसको छोटा करूँ वापस, तो सब कुछ एक साइड में आ चुका है। अब बेसिकली हम सब स्टाइलिंग ऐड कैसे करेंगे? तो स्टाइलिंग ऐड करने का 3 तरीका है, ठीक है। एक प्रोसेस का नाम है एक्सटर्नल,
एक्सटर्नल CSS, एक होता है इंटरनल CSS और एक होता है इनलाइन CSS। तो सबसे ज़्यादा यूज़ हम सब एक्सटर्नल CSS करते हैं, क्योंकि एक्सटर्नल CSS का मतलब क्या है ना कि एक नया एक फ़ाइल बनाते हैं CSS का, ये फ़ाइल एक स्पेशल फ़ाइल, और उस फाइल को अपने HTML5 के साथ कनेक्ट करके लेते हैं, ठीक है। इस तरह से हम सबको फ़ायदा क्या है ना कि वो एक पार्टिकुलरली CSS फाइल को हम सब बहुत सारे HTML फाइल्स के साथ बार बार यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब स्टार्ट मैं करूँगा इनलाइन CSS के साथ, या हाँ मैं इनलाइन CSS पे करूँगा। तो अगर मैं स्टाइल लिखूँ और इंटर करूँ, ठीक है, तो मेरा ऑलरेडी ये बेसिक सिंटेक्स आ चुका है, स्टाइल। और इसके अंदर में बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ होते हैं, पार्टिकुलरली सारे प्रॉपर्टीज़ तो मैं नहीं बताऊंगा, और सारे प्रॉपर्टीज़ आपको याद करने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप CSS के सारे प्रॉपर्टीज़ को याद करने आप जाएंगे तो आप को सालों साल लग जाएगा, लेकिन आप पूरे प्रॉपर्टीज़ को नहीं कर पाएंगे। लेकिन उतने प्रॉपर्टीज़ ज़रूर यहाँ पे मैं डिस्कस कर दूंगा जितने आपको ज़रूरत है, मीन्स उससे ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। उतने में ही आप फ्रंट एंड डेवलपर ऑसम हो जाएंगे। इन केस आपको और भी कुछ जानना होगा कि प्रॉपर्टीज़ और क्या होते हैं, तो आपका बेस्ट फ्रेंड क्या है, तो गूगल है, उस पर आप जाएं। जो भी तरीके का आपको CSS अगर आपको सारा पढ़ना है, तो आप गूगल पे जाकर CSS और W3 पे आप चले जाएंगे। तो W3 पे आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं साइड में सारे CSS दिए रहेंगे, ठीक है। जितने भी टाइप के CSS आते हैं उन सारे सभी CSS यहाँ पे दिए रहेंगे। बाकी मैं आपको बहुत सारे CSS प्रॉपर्टीज़ बताने वाला हूँ, इतने ज़्यादा कि आप उन्हीं को मैनेज करने में दिक्कत होने लगेगा। तो सबसे पहले तो मैं वापस यहाँ आता हूँ। एक होता है कलर नाम का प्रॉपर्टी, तो मैं यहाँ पे कलर दे देता हूँ, ठीक है। और कॉलन, कोई सा भी आप कलर चूज़ करते हैं, देख सकते हैं आप VS कोड में ऑटोमेटिकली आपको सजेशंस दे रहा है। यहाँ पे कलर मैंने ब्लू कर दिया, ठीक है। यहाँ पे सेव करके अगर मैं जाऊँ तो आप देख सकते हैं मेरा टेक्स्ट ब्लू हो चुका है। तो कलर ऐसा प्रॉपर्टी है जिससे मेरा टेक्स्ट जो होता है उसका कलर चेंज होता है, ओके। तो आप देख सकते हैं ये मेरा जो एलिमेंट है, इसी एलिमेंट के अंदर मैंने स्टाइल को डिफ़ाइन कर दिया है। तो इसी को बोलते हैं इनलाइन स्टाइलिंग, ठीक है, इनलाइन CSS। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे जस्ट ऊपर में इन लाइन CSS। और मैं जो ब्लॉग बना रहा हूँ उस ब्लॉग में ये सारे कोड्स को मैं डाल दूँगा, ओके, टेंशन नहीं इसमें। तो अब नेक्स्ट क्या आता है CSS, तो नेक्स्ट आता है इंटरनल CSS, ठीक है। इंटरनल CSS क्या है कि जो इनलाइन CSS हम सब टाइप करते हैं ये बैड प्रैक्टिस होता है, इसका यूज़ नहीं किया जाता है, बहुत ही रेयर कंडीशन में आप सब यूज़ करिए। ये यूज़ क्यों नहीं किया जाता है, यूज़ ना करने का मेन रीज़न ये है कि लेंदी टाइप हो जाता है हर जगह, हर एक एलिमेंट्स में। पार्टिकुलरली हम सब अगर स्टाइलिंग डालने लगेंगे तो एक लेंदी टाइप का प्रैक्टिस होगा, ठीक है। इसलिए हम सब ज़्यादातर एक्सटर्नल को यूज़ करेंगे, और कुछ 10 to 20% कभी कभी टीचिंग पर्पस से इंटरनल CSS का यूज़ करते हैं। तो इंटरनल CSS क्या कैसे करेंगे, तो हेड के अंदर, ठीक है, लिखेंगे हम सब स्टाइल, स्टाइल देकर इंटर। तो मेरा आप देख सकते हैं कि स्टाइल नाम का एक कंटेनर क्रिएट हो चुका है, मतलब टैग जो क्रिएट हुआ है वो एक कंटेनर टैग है, ठीक है। स्टाइल के जितने भी प्रॉपर्टीज़ रहेंगे अब इसमें लिखे जाएंगे। अब मैं बात आपको बताया था क्लास और आईडी के बारे में इसके जस्ट पहले ही। तो अब मुझे CSS लगाना है, अगर किसी पे मान लेते हैं कि इस H2 पे आपको CSS लगाना है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि H2 लिख कर, ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट्स मैंने दे दिए हैं, ब्रैकेट्स के अंदर में मैं कलर दे देता हूँ, ओके। कलर इंटर करते ही आप इसका सिंटेक्स देख सकते हैं कि एक कॉलन आया है, फिर सेमी कॉलन, इन दोनों के बीच में आपको कलर लिखना है। जैसे मैं रेड लिख देता हूँ।
आप यहाँ पे बेस्ट आपको देख सकते हैं कि आप इस पे हॉवर करेंगे, मतलब हॉवर का मीन्स उस पर आप अपना कर्सर लेके जाएंगे तो आप देख सकते हैं, यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं कैसा भी कलर, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये कलर सेव कर देता हूँ। अब मैं वापस जाऊँ अपने फाइल्स में, तो आप देख सकते हैं जितने भी H2 थे सारे ही H2 इस कलर में चेंज हो चुके हैं। ठीक है, अब मैं वापस यहाँ आऊँ तो आप सोच रहे हो कि नहीं, मुझे कोई पार्टिकुलर एक H2 में ही मेरा कलर चेंज होना चाहिए था। तो एक पार्टिकुलरली H2 जो है वो डिग्री वाला है। ठीक है, जो डिग्री मैंने जिसमें लिखा है वो है। तो इस H2 को एक पार्टिकुलरली नाम देंगे। नाम कैसे देंगे, तो क्लास दे देते हैं। ठीक है, क्लास में क्या देता हूँ, डिग्री लिख देता हूँ, कुछ भी आप लिख सकते हैं। अब एक नॉर्मल एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं ना, तो नॉर्मली उस एलिमेंट का नाम लिख देते हैं बिना ब्रैकेट्स का। ठीक है, और अगर एक पार्टिकुलरली क्लास को है ना सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए मैं लिखूँगा डॉट और उसका नाम डिग्री। ठीक है, और फिर ब्रैकेट्स में जो भी प्रॉपर्टी मुझे लिखना है, जैसे मैं कलर का ही प्रॉपर्टी अभी यूज़ कर रहा हूँ, कलर ब्लैक, ब्लैक नहीं, मैं कर देता हूँ रेड। इसको मैं सेव करता हूँ। ठीक है, और मैं आऊँगा वापस तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि डिग्री का कलर आपका चेंज हो चुका है। ये आपका डिग्री का कलर चेंज हो चुका है। इसमें और भी पॉइंट्स आएंगे। एक मैं आईडी के लिए भी बता देता हूँ कि आईडी को कैसे सिलेक्ट किया जाएगा। तो अगर मैं इसी में, इसमें नहीं, मैं लिखता हूँ नेक्स्ट वाले में लिखता हूँ कि आईडी। ठीक है, आईडी में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्किल्स, नेम कुछ भी आप देख सकते हैं, और इसके जस्ट नीचे में आप लिखिएगा हैशटैग स्किल्स। ठीक है, हैशटैग आपको दिया देना मस्ट है। ठीक है, अगर आप सब एक नॉर्मल टैग या एलिमेंट को सिलेक्ट कर रहे हैं तो उसमें कुछ भी नहीं देना पड़ेगा, उसका बेसिकली एक नाम लिख दीजिए, नॉर्मली टैग का नाम आपका वो सिलेक्ट हो जाता है। अगर आपको क्लास के बेसिस पे आपको सिलेक्ट करना है तो डॉट और उसका क्लास का नाम डालना पड़ेगा। अगर आपको आईडी के बेसिस पे सिलेक्ट करना है तो हैशटैग और उसका नाम डालना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा कलर ब्लू, ब्लू नहीं, इसको लिख देता हूँ ग्रीन। ठीक है, मैं सेव करके वापस आऊँगा तो आप देख सकते हैं इसका कलर अलग है, इसका कलर अलग है, इसका कलर अलग है। आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं। तो फ़िलहाल के लिए तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक्सटर्नल सीएसएस क्या होता है। इंटरनल सीएसएस में आप ध्यान दे सकते हैं, इसका मैं टीचिंग पर्पज़ से भले ही आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, नहीं तो मैं ऑलवेज़ एक्सटर्नल सीएसएस का ही यूज़ करूँगा, और आपको भी एक्सटर्नल सीएसएस का ही यूज़ किया जाएगा। वो कैसे क्रिएट होगा, वो लिंक कैसे होगा हमारे डॉक्यूमेंट से, वो सब नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स और मैं बताता हूँ कि आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि यहाँ पे एक पार्टिकुलरली, मैं यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इस H2 एक एलिमेंट जो सिलेक्ट किया गया है, उस एलिमेंट के बाद में एक और एलिमेंट सिलेक्ट किया है, किसके बेसिस पे, तो क्लास के बेसिस पे, और फिर एक और एलिमेंट सिलेक्ट किया गया है, किसके बेसिस, तो आईडी के बेसिस पे। इन सभी के बीच में कोई कॉमा ये सब नहीं है, क्योंकि बहुत बार ऐसा मैंने देखा है बहुत लोगों को कॉमा देने लग जाते हैं वो, क्योंकि जेसन ये सब का फॉर्मेट जो आता है उनमें मैं आगे मैं बताने वाला हूँ कि जेसन ये सब क्या है, जब मैं बैकएंड के बारे में आपको बताऊँगा। तो वो कंफ्यूज होने लगता है, यहाँ पे कॉमा ये सब देने लगता है, तो ये सब कुछ भी नहीं है यहाँ पर। आप यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, बेसिकली यही है, और आपको लिखते लिखते आप सबको ये प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कॉलम के हिसाब से बंद भी होता है, इस पर भी आप ध्यान दीजिएगा। स्टाइल टैग कंटेनर है, पहला हम सब एक एलिमेंट के बेसिस पे उठाए हैं, फिर आप सबको क्लास के बेसिस पे उठाए हैं, फिर आपको आईडी के बेसिस पे उठाए हैं। तो फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बताने वाले हैं एक्सटर्नल सीएसएस क्या होता है, और इसी अपने ही रिज्यूम को थोड़ा सुंदर बनाएंगे, और कुछ सीएसएस प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम सब बात करेंगे। ओके देन।